दोस्तों, सोचो एक ऐसी कंट्री जिसमें ना कोई रूल हो, ना कोई लॉ, ना कोई गाइड बुक, जो सरकार को चलाए। आप स्कूल जाते हो और वहाँ टीचर खुद डिसाइड करे कि किसी दिन छुट्टी होगी, किस दिन एग्ज़ाम होगा और किसी भी दिन अपने मूड के अकॉर्डिंग रूल्स को बदल देगी। क्या होगा पूरा चॉइस। इसी तरह एक कंट्री के लिए भी एक ऐसी गाइड बुक की ज़रूरत होती है जिसमें लिखा हो कि देश को कैसे चलाया जाए, और वो गाइड बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्यों ज़रूरत है और रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू इसका रोल क्या है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल दूंगा जो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। व्हाट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे पहले सिंपल शब्दों में हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि हमारा देश कैसे चलेगा। यह एक रूल बुक है जिसमें गवर्नमेंट के पावर्स, सिटीजन्स के राइट्स और ड्यूटीज को पूरा सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है। आप एक ऐसे ही क्रिकेट मैच के रूल के बुक के अकॉर्डिंग समझ लीजिए। अगर क्रिकेट के रूल ही ना हो तो एक टीम 12 प्लेयर्स कैसे खिला देगी। दूसरी ओर 8 अंपायर अपने मूड के अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे, जिससे कि गेम कभी भी फेयर नहीं होगा। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन देश के लिए रूल सेट करता है। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? अब सवाल ये आता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। इसका पहला पॉइंट है गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रेमवर्क देता है जिससे गवर्नमेंट अपने पावर्स का मिसयूज नहीं करती। एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अपने मन के हिसाब से कोई भी लॉ पास नहीं कर सकता, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना ही पड़ता है। इसका दूसरा पॉइंट है सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। हर सिटीजन्स के कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जिससे इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट ऑफ लाइफ। कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि कोई भी राइट को इवेल्युएट ना करे। इसका तीसरा पॉइंट है फेयरनेस और जस्टिस इंश्योर करने के लिए, ताकि कोई भी कास्ट, रिलीजियस या जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना करे। कॉन्स्टिट्यूशन के बिना सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो कोई भी कम्युनिटी लॉ बना के अपने दूसरे सुप्रीम फॉलो कर सकती है। इसका चौथा पॉइंट है यूनिटी और इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए। इंडिया में अलग अलग रिलीजियस, लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशन है। कॉन्स्टिट्यूशन एक धागे की तरह इन सबको जोड़ के रखती है। एग्जाम्पल, तमिलनाडु, पंजाब, असम सभी अपनी आइडेंटिटी के साथ इंडिया का हिस्सा हैं। यह कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से पॉसिबल है। इसका पांचवा पॉइंट है डेमोक्रेसी को सरवाइव करने के लिए। डेमोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। यह सिस्टम तभी चल सकता है जब एक क्लियर रूल बुक हो, और कॉन्स्टिट्यूशन यह रूल बुक प्रोवाइड करवाती है। सिंपल शब्दों में, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो कोई भी सिस्टम और कोई भी स्टेट अपने रूल बना के अपने देश को एक डिक्लेयर कर सकता है, मतलब कि अपना एक देश डिक्लेयर कर सकता है अपनी ही एक रूल बुक बना के। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को एक रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन एक गाइड बुक है जो बताती है कि देश कैसे चलेगा, गवर्नमेंट अपने पावर्स का कैसे यूज करेगी और सिटीजन्स के राइट्स और ड्यूटीज क्या होंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो देश में छोज, इनजस्टिस और डिक्टेटरशिप आ जाती है। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे की कुछ जानकारी के बारे में चर्चा करते हैं। 1947 में इंडिपेंडेंस डे के बाद इंडिया को एक नया सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चाहिए था। ब्रिटिश के बनाए हुए लॉ एक्ट अब इंडिया के लिए सही नहीं थे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई जिसका काम था नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्मेशन। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि 1946 में कैबिनेट मिशन मिशन के थ्रू एक असेंबली बनाई गई जिसमें टोटल 389 मेंबर थे। स्टेट के अलग अलग होने के बावजूद 299 रह गए। यह मेंबर अलग अलग रिलीजन्स, कम्युनिटी और ग्रुप को रिप्रेजेंट करते थे, और यह मेंबर्स अलग अलग प्रोविजंस और स्टेट्स को भी रिप्रेजेंट करते थे। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के दो मेन लीडर थे, जिसमें पहला नाम आता है राजेंद्र नाथ प्रसाद का, जो कि थे प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और दूसरा नाम आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि चेयरमैन थे ड्राफ्ट कमेटी के, और यह सबसे इम्पोर्टेंट रोल था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, अलादी कृष्ण स्वामी और आचार्य जैसे लीडर भी इसके अंदर इन्वॉल्व थे।
प्रोसेस ऑफ मेकिंग चलिए जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया, यानी कि चेयरमैन ऑफ भीमराव अंबेडकर। उन्होंने दूसरी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से बेस्ट आइडियाज लिए, जैसे कि यूएसए से फंडामेंटल राइट्स, यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम, यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया। पूरा काम करीब 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर कंप्लीट हुआ। इसका पांचवा पॉइंट है अडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन। कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया, लेकिन इसको बनाने की प्रोसेस 1946 में स्टार्ट हुई थी, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत के अंदर बताया। लेकिन ऑफिशियली इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जो कि हम आज रिपब्लिक डे के नाम से मनाया जाता है। इसका छठा पॉइंट है साइज एंड स्ट्रक्चर। शुरुआत में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। अब अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल्स करीबन 450 से ज्यादा हो गए हैं एंड शेड्यूल्स 12 हो गए हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। चलिए कुछ सिंपल शब्दों में समझते हैं। सोचो एक देश जिसमें इतनी डाइवर्सिटी है, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग कल्चर। इसके लिए किताब लिखना कितनी मुश्किल काम है और सबको एक साथ जोड़ कर रखना है कितना बड़ा काम है। सोचो एक घर बनाने के लिए पहले एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, उसमें डिसाइड किया जाता है कि बाथरूम कहाँ होगा, किचन कहाँ होगा और बेडरूम कहाँ होगा। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्लूप्रिंट है इंडिया के लिए, जो बताता है कि गवर्नमेंट कैसे चलेगी, राइट्स क्या होंगे और सिटीजन्स की ड्यूटीज क्या होंगी। की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अब बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, जिसके अंदर पहला पॉइंट है लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। शुरुआत में इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल्स थे। आज के टाइम में अमेंडमेंट के बाद इसके अंदर 450 प्लस आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स हो गए हैं। इसका दूसरा पॉइंट है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। प्रेम्बल में यह 5 आइडियाज को रिप्रेजेंट किया गया। सॉवरेन यानी इंडिया किसी के कंट्रोल में नहीं होगा। सोशलिस्ट, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस देना। सेकुलर, कोई स्टेट रिलीजन्स नहीं, सब रिलीजन्स इक्वल रिस्पेक्ट होंगे। डेमोक्रेटिक, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। रिपब्लिक, हेड ऑफ स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है, इनहेरिटेड नहीं। फंडामेंटल राइट्स, हर सिटीजन्स के बेसिक राइट्स जैसे इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एजुकेशन एटसेट्रा। हर सिटीजन्स के कुछ बेसिक राइट्स गाइडेंस होंगी, यानी कि राइट्स ऑफ इक्वालिटी, राइट्स ऑफ फ्रीडम, राइट्स ऑफ अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन, राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, कल्चर ऑफ एजुकेशन राइट्स, राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, ये या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पावर बनाना। इसका चौथा पॉइंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी। ये आपने जरूर सुना होगा। चलिए आज इसके बारे में भी जानते हैं। यह गाइडलाइन है जो गवर्नमेंट को बताती है कि पॉलिसीज कैसे बनानी है, जैसे फ्री एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वालिटी के लिए। इसका अगला पॉइंट है फंडामेंटल ड्यूटीज। सिटीजन्स के लिए कुछ ड्यूटीज भी लिखी गई हैं, जैसे नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और यूनिटी बनाए रखना। इसका अगला पॉइंट है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेस। सिस्टम को पावर दिए गए हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। इंडिया में सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंटर गवर्नमेंट है ताकि नेशनल को यूनिटी बनाया जा सके। इसका अगला पॉइंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूके जैसे सिस्टम और काउंसिल मिनिस्टर यानी कि पीएम और मिनिस्टर प्रेजेंट के नाम पर देश को चलाते हैं। लोकसभा डायरेक्टली पीपल के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं। इसका अगला पॉइंट है सेकुलर सिस्टम, मतलब कोई स्टेट रिलीजन नहीं, सभी रिलीजन्स इक्वल ट्रीट किए जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि कोई भी सिटीजन्स को रिलीजन्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। इसका अगला पॉइंट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है ताकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के इंटरफेरेंस के बिना जस्टिस दे सके। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस सिस्टम का पार्ट है। इसका अगला पॉइंट है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना ना तो बहुत इजी है और ना ही बहुत टफ। कुछ अमेंडमेंट सिंपल मेजॉरिटी से हो जाती है, लेकिन कुछ सेकंड थर्ड मेजॉरिटी प्लस स्टेट रेक्टिफिकेशन से। इसका अगला पॉइंट है डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों की होती है। चलिए कुछ सिंपल शब्दों से अब समझते हैं। सोचो एक स्कूल जिसमें रूल लिखे गए हैं, जिसमें स्टूडेंट्स के राइट्स हैं, यूनिफॉर्म पहनने की चॉइस, लाइब्रेरी और यूज करना। टीचर्स की ड्यूटीज है पढ़ाना, एग्जाम को कंडक्ट करना और प्रिंसिपल का रोल है स्कूल को मैनेज करना। यह सेम स्ट्रक्चर एक देश के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है। एग्जाम्पल, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है कि बिहार और महाराष्ट्र अपने लोकल इश्यूज को अपने लॉ बना सकते हैं, यानी अपने लोकल इश्यूज के लिए कोई भी लॉ बना सकते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन डिफेंस और करेंसी के मैटर के अंदर वो इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकते। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक डिटेल्ड और बैलेंस्ड डॉक्यूमेंट है जो इंडिया को एक मॉडर्न, डेमोक्रेटिक और डाइवर्स नेशन बनाता है। एग्जाम्पल ऑफ डेली लाइफ। कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल के थ्रू चलिए समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी डेली लाइफ में कैसे काम आता है और कैसे वर्क करता है। अब दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन तो सिर्फ लॉ की किताब है और यह सिर्फ कोर्ट के अंदर ही काम आता है, तो आप गलत हो। यह हमारे डेली लाइफ के अंदर भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। जब आप स्कूल में अपनी चॉइस की भाषा पढ़ते हो, यानी दोस्तों यह राइट ऑफ एजुकेशन और कल्चरल राइट्स का एग्जाम्पल है। जब आप किसी भी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे के अंदर फ्री जा सकते हो, यह राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स का एग्जाम्पल है। जब आपको इलेक्शंस में वोट करने होते हैं, तो यह राइट्स ऑफ डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। अगर पुलिस आपको बिना वजह अरेस्ट नहीं कर रही, तो यह राइट्स ऑफ लिबर्टी का एग्जाम्पल है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक इनविजिबल गार्ड की तरह है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। समझने वाली बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बिना डेमोक्रेसी सरवाइव ही नहीं कर सकती। यह हमें एक आइडेंटिटी देता है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। यह बताता है कि हम सिर्फ एक क्राउड नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी है जिसमें हर किसी को एक प्लेस है और एक राइट है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है, कैसे बना और रियल लाइफ एग्जांपल में ये हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है। आप अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पोर्टेंस से समझ गए, तो आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाओगे और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ही स्ट्रॉन्ग नेशन बनाता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में मुझे बताओ कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा। मैं राहुल और आप देख रहे हो इंजीनियरिंग विद राहुल। जय हिंद। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।